हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्री बर्ड ट्रैवल्स। आज के एक्साइटिंग एपिसोड में मैं आपको एक सफर पे ले जा रहा हूँ वाइब्रेंट और कलरफुल अमृतसर में। तैयार हो जाइए वक्त में पीछे चल के इस जगह की हिस्ट्री को गहराई से जानने, यहाँ के कल्चर और खाने पीने की चीजों के बारे में भी जानने, एक ब्रेथटेकिंग साइटसीइंग पे चलने और इस जगह पे कैसे पहुंचा जाए ये सब कुछ जानने इस स्पेशल एपिसोड में। मेरी तरह आप भी एक्साइटेड हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन्स को दबा दीजिए, जो कि आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन चैनल के लिए बहुत ही इनवैल्यूएबल है। अमृतसर कई 100 साल पुराना एक शहर है जहां का इतिहास बेहद दिलचस्प है और इसकी कहानी सांस्कृतिक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से भरी हुई है। अपने समृद्ध अतीत से परे अमृतसर हलचल भरा एक लाइवली शहर है जो एज ओल्ड ट्रेडिशंस को मॉडर्निटी के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ जोड़ता है। अमृतसर के केंद्र में स्थित है आध्यात्मिकता का प्रतीक और सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल। इसे हरमंदिर साहिब और स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। अमृतसर में ये मेरा पहला स्टॉप है और मेरे दिन की शुरुआत इससे शायद ही अच्छे तरीके से हो सकती है। गोल्डन टेम्पल के इतिहास के बारे में बात करें तो चौथे सिख गुरु थे गुरु रामदास, जिन्होंने इस जगह पे, जिसे तब रामदासपुर कहा जाता था, एक सरोवर का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा गया अमृत सरोवर। बात है साल 1577 की और उसके बाद से रामदासपुर को अमृतसर कहा जाने लगा। गुरु रामदास के पुत्र और 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जन देव, जिनकी देखरेख में अमृत सरोवर के बीचों बीच हरमंदिर साहिब का निर्माण किया गया। साल 1604 में गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ को हरमंदिर साहिब में स्थापित किया। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने साल 1757 से लेकर 1764 के बीच में कई बार हरमंदिर साहिब पे आक्रमण किया और काफी नुकसान पहुंचाया। फिर समय आया साल 1801 का, जब सिख साम्राज्य के प्रतिष्ठाता शेर पंजाब रणजीत सिंह पहले महाराजा बने इस साम्राज्य के। उन्होंने अपने जीवन काल में हरमंदिर साहिब की मरम्मत और नवीकरण के लिए काफी काम किया। साल 1830 में उन्होंने 400 किलो सोना हरमंदिर साहिब को अर्पण किया, जिसे गुंबद के बाहर और दरबार साहिब के अंदर इस्तेमाल किया गया। और यही कारण है इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर और गोल्डन टेम्पल क्यों कहा जाता है। साल 2004 से गोल्डन टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। नानक निर्मल पंथ चलाया, नानक कई उतार चढ़ाव देखने के बाद आज भी कई शताब्दियों को आपस में जोड़ता हुआ समानता, सद्भावना और भाईचारे का संदेश देता है स्वर्ण मंदिर। छुट्टियों और त्योहारों के दिन दर्शन के लिए 2 से 4 घंटे का समय जरूर रखें। अर्ली मॉर्निंग्स में भीड़ थोड़ी कम रहती है, भले ही वो छुट्टियों का दिन क्यों ना हो। 2 मंजिले स्वर्ण मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हें निचले मंजिल में रखा जाता है, और ऊपरी मंजिल को कहा जाता है शीश महल। हरमंदिर साहिब के दिन भर के रिचुअल्स में 2 सबसे प्रमुख हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को हर दिन रात के करीब 10:30 बजे पालकी साहिब में लेके उनके शयन कक्ष में लिया जाता है, जो कि अकाल तख्त में है। इस रिचुअल को कहा जाता है सुखासन। प्रातः के करीब 4 से 4:15 बजे गुरु ग्रंथ साहिब को वापस पालकी साहिब के जरिए स्वर्ण मंदिर लाया जाता है। इस रिचुअल को प्रकाश कहा जाता है। तो प्रकाश और सुखासन आप हर दिन देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल मिस ना करें। गोल्डन टेम्पल का मुख्य द्वार है उत्तर दिशा में। हालांकि 3 और द्वार हैं 3 अलग दिशाओं में, जो ये दर्शाता है कि इस परिसर में जाति, धर्म, वर्ण आदि का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के द्वार सबके लिए खुले हैं। अमृत सरोवर के बीच स्थित है हरमंदिर साहिब, जिसे हरि मंदिर साहिब भी कहा जाता है। वहाँ पहुँचने के लिए एक ही रास्ता है, जो कि है दरबार साहिब पथ। ये इस बात को दर्शाती है कि सबका अंतिम लक्ष्य एक ही होता है। कहा जाता है कि पहला हरमंदिर साहिब का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसे शहर के स्तर से नीचे रखा गया था, ताकि श्रद्धालु अहंकार भाव को त्याग करके उदार भाव लेके गुरु का दर्शन कर सकें। बिन नावे होर मंगना, सिर दुखा के दुख सबाया, सिर दुखा
इस परिसर के पश्चिम भाग में है अकाल तख्त। इसके पहले स्ट्रक्चर को साल 1609 में निर्माण किया गया था छठे गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। यह है सिखिज्म का सेंटर ऑफ अथॉरिटी, जिसे तख्त कहा जाता है। ये शिरोमणि अकाली दल का मुख्यालय भी है। जगत विच मारिया सिका जगत विच नानक निर्मल पंथ चला। गोल्डन टेम्पल परिसर के पूर्वी भाग में है गुरु रामदास लंगर हॉल। गोल्डन टेम्पल का ये लंगर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की वजह से जाना जाता है और 15वीं सदी से गुरु नानक जी के समय काल से ये प्रथा चलती आ रही है। पूरी तरह से स्वेच्छासेवियों के द्वारा संचालित हो रहा ये लंगर सिख धर्म के निस्वार्थ सेवा के सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है। फैक्ट्स और नंबर्स की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री कम्युनिटी किचन है, जहां रोजाना करीब 1 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये सेवा 24 घंटे और साल के हर दिन उपलब्ध की जाती है। हर एक थाली में होता है चावल, रोटी, दाल, सब्जी और खीर। न्यूट्रिशनल वैल्यू और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। स्वर्ण मंदिर के लंगर की परंपरा विनम्रता, आध्यात्मिकता और हर इंसान में परमात्मा की पहचान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्योंकि अब किसी भी जाति, धर्म और वर्ण के हों, यहाँ पे सबका स्वागत किया जाता है। गोल्डन टेम्पल का परिसर 24 घंटे खुला रहता है, पर हाँ, जैसा कि बताया, 6 घंटे के लिए रात को आप दर्शन नहीं कर सकते। शाम को यहाँ पे बिताए गए कुछ घंटे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सिर छत्र फिराया। गोल्डन टेम्पल के बनने के बाद से अमृतसर सिखिज्म का स्पिरिचुअल और कल्चरल सेंटर बनने लगा। यात्रियां दूर दूर से आने लगे और इस शहर की तेजी से ग्रोथ होने लगी। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में गुरुओं का ये शहर और तरक्की करने लगा और एक मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर बन गया। साल 1849 में हुए सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर समेत पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। तब से लेकर 20वीं सेंचुरी के शुरुआत तक ब्रिटिशर्स के अनफेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। फिर आया साल 1919 जब पारित हुआ रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के इरादे से बनाया गया था। इस एक्ट के कुछ हाइलाइट्स इस प्रकार के थे। जाहिर सी बात है, इस एक्ट से बस क्रांतिकारी गतिविधियां ही नहीं बल्कि हर भारतीय की स्वतंत्रता भी छिन जाने वाली थी। देश भर में इसका विरोध किया गया और इसके खिलाफ आंदोलन होने लगे। फिर आया उसी साल यानी साल 1919 का अप्रैल 13 का दिन। गोल्डन टेम्पल से बस 5 मिनट की दूरी पर स्थित जालियांवाला बाग गार्डन उस दिन के दुखद घटना की साक्षी है। गोलियां यहीं से चलाए गए थे। आप सबने स्कूल के हिस्ट्री बुक्स में जालियांवाला बाग हादसे के बारे में पढ़ा ही होगा। क्योंकि मैं उसी जगह पे हूँ, इसकी कहानी के बारे में बता देता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि साल 1919 के मार्च 18 तारीख को रोलेट एक्ट पारित हुआ, जो ब्रिटिशर्स को यह अधिकार दे रहा था जिससे वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे। यहाँ तक कि उनके सो कॉल्ड अपराधी को उसके खिलाफ किसने मुकदमा दर्ज कराया उसका नाम जानने का भी हक नहीं था। फैसले के बाद किसी भी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी नहीं था। अगले कुछ ही दिनों के अंदर तब के प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को यानी रोलेट एक्ट पास होने के ठीक 26 दिन बाद, जो कि वैसाखी का दिन था, इसी जालियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इतने शांतिपूर्ण तरीके से कि उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तभी अमृतसर के ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पहुँचते हैं।
बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है और बिना कोई वार्निंग या जगह को खाली करने का ऑर्डर दिए अपने सोल्जर्स को आदेश देते हैं कि लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई जाएं। अगले 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां फायर किए जाते हैं जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गए। ब्रिटिश राज के इस सबसे काले दिन के सामूहिक हत्याकांड में शहीद हुए लोगों की संख्या 379 से लेके 1500 से ज्यादा भी हो सकती है। भगदड़ में कई 100 लोग मारे गए और इस कुएं से बाद में 120 लोगों के बॉडीज निकाले गए थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इसमें छलांग लगाई थी। इससे आप उस दिन दिखाई गई क्रूरता और अमानवीयता के निचले स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। गोलियों के निशान आज इन 3 जगहों पे देखने को मिलते हैं। यही है वो कुआं जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कूद कर खुद को बचाने 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ और उस समय परिस्थितियाँ कैसी थी, ये सब आप यहाँ के गैलरीज में देख सकते हैं। यहाँ पे जरूर आए उस दिन शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने। साल 1919 से अब आते हैं 14 अगस्त 1947 के दिन, जब पाकिस्तान आजाद हुआ और भारत आजादी के कगार पे था। आजादी की जितनी खुशी थी शायद उतना ही दुख था पार्टीशन या विभाजन को लेके। भारत के इतिहास का ये एक बिटर स्वीट मोमेंट था। गोल्डन टेम्पल से 10 मिनट और जालियांवाला बाग से बस 5 मिनट की दूरी पे है द पार्टीशन म्यूजियम। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ कुल 13 गैलरीज हैं जिनमें दिखाया गया है कैसे धर्म के आधार पे पंजाब और बंगाल को 2-2 हिस्सों में बांटा गया। कैसे इससे 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए और 2 से 10 लाख लोगों की जानें गई। कैसे कभी पहले भारत नहीं आने वाले और इसके बारे में कोई जानकारी ना रखने वाले साइरिल रैटक्लिफ ने हड़बड़ी में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किया। कैसे 14 से 17 अगस्त तक लोग डर, आशंका और दहशत में रहे और बाद में पाया कि वो तो सीमा की गलत तरफ रह गए। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन का कारण रहे इस पार्टीशन के बारे में ऐसे ही सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे रियल वीडियोस, ऑडियोज, टेस्टिमोनियल्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स के जरिए इसी पार्टीशन म्यूजियम में। दोस्तों, ये म्यूजियम बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता और आपको इसके लिए 1.5 से 2 घंटे का समय रखना है। अब पार्टीशन की बात हो रही है तो आपको एक ऐसे जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम रियल में देख सकते हैं इस रैटक्लिफ लाइन को। तो पार्टीशन म्यूजियम के ठीक बाहर ही है ऑटो स्टैंड, जहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो रिक्शाज मिल जाते हैं वाघा बॉर्डर के लिए। जी हाँ, चलते हैं अब अट्टारी वाघा बॉर्डर की तरफ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखने। पार्टीशन म्यूजियम देखने के बाद मैं भी जा रहा हूँ अट्टारी वाघा बॉर्डर की तरफ। मैंने एक ऑटो वाले भैया को पैसे दे दिए हैं और 2:10 हो रहा है। जितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे उतना बेटर होगा, उतना बेटर सीट मिलेगा। तो 2:30 बजे का टाइम था, पर उससे हम पहले ही चले जाएंगे और फिर वापस भी आना है। यहाँ से अमृतसर इस इंटरनेशनल बॉर्डर से बस 22 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो ऐसे डबल डेकर बस से भी बॉर्डर के लिए जा सकते हैं। बस में जाने और आने के लगते हैं 250 रुपए पर पर्सन और ऑटो रिक्शा में मुझे देने पड़े 300 रुपए। ऑटोज और बसेस अमृतसर से निकल जाते हैं गर्मियों में 3:30 बजे और सर्दियों में 2:30 बजे तक। गर्मियों के दिन ये सेरेमनी शुरू होती है 5:15 बजे और सर्दियों में 4:15 बजे। तो मेक श्योर करें जैसे टाइम पे पहुंच जाएं। रास्ते में आपको देखने को मिलता है द आइकॉनिक खालसा कॉलेज, जो कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल है और ये केथरी जी के रायचंद फैमिली के घर से भी बहुत खूबसूरत है ना।
और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या नहीं पता नहीं, पर ये रोड आपको सीधे लाहौर होते हुए काबुल तक ले जाती है और पीछे की तरफ जाएं तो ये रोड जाती है बांग्लादेश के चिट्टागोंग तक। ये है एक 2400 किलोमीटर लंबा रोड जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो दोस्तों लाहौर यहाँ से 23 किलोमीटर दूर और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है 1 किलोमीटर दूर। चलते हैं फिर। मैं रुका था ये सब लगाने के लिए। देख सकते हैं ये हिंदुस्तान का तिरंगा है और ये पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है, इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बस हम गैलरी पहुँचने ही वाले हैं, सामने दिखने लग गया है और एक पैट्रियोटिक फीलिंग बढ़ती जा रही है। जय हो गाना बज रहा है यहाँ पे और सारे पैट्रियोटिक मूड में आ चुके हैं बिल्कुल। काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक, पानी, कॉर्न, पॉपकॉर्न, चिप्स, मैगी, हाँ मैगी में कॉफ़ी, चाय, कुछ पानी की बॉटल। तो गाइस लाहौर यहाँ से है 22 किलोमीटर दूर। तो ये है स्वर्ण जयंती द्वार। देखते हैं कहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। अट्टारी वाघा बॉर्डर में आप सबका स्वागत है। ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी साल 1947 से नहीं बल्कि साल 1959 से चालू हुई है। इस हाईली कोरियोग्राफ्ड इवेंट में शामिल होता है पैरेड, एग्रेसिव पोस्चरिंग, दर्शकों द्वारा अनबिलीवेबल चीयरिंग, थोड़ी सी कल्चरल एक्सचेंज और आखिर में दोनों देशों के फ्लैग्स को लोअर कर दिया जाता है। दरअसल सुबह जब फ्लैग्स को हॉइस्ट किया जाता है वो स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है, जबकि लोअर करना होता है फ्लैग और वो जिस भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके प्रति रिस्पेक्ट और डिग्निटी शो करने का प्रतीक। सामने जो गेट देख रहे हैं उसके उस पार है पाकिस्तान। उस तरफ तस्वीर लगी है मोहम्मद अली जिन्ना की और इस पार लगी है महात्मा गांधी जी की। हर दिन इवनिंग में होने वाली इस वाइब्रेंट सेरेमनी को देखने भारत और पाकिस्तान से दर्शक तो आते ही हैं, दुनिया के बाकी देश के लोगों के लिए भी ये एक मैटर ऑफ इंटरेस्ट है। 45 मिनट के इस भव्य सेरेमनी के आखिर पार्ट में फ्लैग्स को लोअर कर दिया जाता है और बॉर्डर के गेट्स को भी बंद कर दिया जाता है, जो कि सेरेमनी और दिन के एंड को मार्क करता है। अपने दिन का एंड करें हॉल गेट के मार्केट में टहल के या फिर कुछ शॉपिंग करके। पंजाब के फूड कल्चर के बारे में बात करें तो जी ये काफी रिच है और सबसे वेल नोन सरसों दा साग, मक्के दी रोटी और लस्सी से अलग भी बहुत डिशेज हैं। वैसे भी विंटर के मंथ चल रहे हैं तो मक्के दी रोटी और सरसों दा साग का डेडली कॉम्बो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा अमृतसर में है तो यहाँ की स्पेशलिटी अमृतसरी कुलचे और नॉन वेजिटेरियन है तो अमृतसरी फिश टिक्का जरूर ट्राई करें। ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं छोले भटूरे, पूड़ी आलू, पूड़ी छोले, ये सब। और ज्ञान दी लस्सी को कैसे भूल सकते हैं।
मैंने यहाँ की गुड़ से बनी लस्सी ट्राई की जो काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा अमृतसर में गुलाब जामुन, फिरनी और जलेबी भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि फूड आउटलेट्स छोटे हों या बड़े, टेस्ट तो हर कहीं का बढ़िया था। ये तो बात हो गई कि अमृतसर के 2 दिन के प्लान में से पहले दिन क्या किया जा सकता है। अब देखते हैं दूसरे दिन क्या किया जा सकता है। सपोज हम मान लेते हैं कि आप सेंट्रल अमृतसर यानी रेलवे स्टेशन के पास रुके हुए हैं। आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं माता लाल देवी टेम्पल से। इसे वैष्णो देवी टेम्पल भी कहा जाता है। ये मंदिर समर्पित है लाल देवी को, जो कि एक साध्वी थी जो पाकिस्तान से अमृतसर आई थी पार्टीशन के बाद। कहा जाता है उन्होंने अपनी जिंदगी में दूध और फल के अलावा और कुछ नहीं खाया। इस मंदिर में आप असंख्य देवादेवियों के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मैन मेड गुफाओं के अंदर माँ वैष्णो देवी का भी दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के इंटीरियर में शीशों से काफी काम किया गया है, जिसकी वजह से इसे शीश महल भी कहा जाता है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं महाराजा रंजीत सिंह पैनोरामा या महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम। ये दरअसल उनका समर पैलेस हुआ करता था। इस जगह पे महाराजा के जीवन और जीवन काल में लड़े गए 6 मुख्य युद्धों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं दुर्गियाना टेम्पल, जिसे गोल्डन टेम्पल की तरह ही एक सरोवर के बीच में बनाया गया है। ये मंदिर करीब 100 साल पुराना है और समर्पित है माँ दुर्गा को। इस मंदिर के पास कई और मंदिर हैं, जैसे कि शीतला माता मंदिर, श्री राम मंदिर, शिव जी का मंदिर और एक वट वृक्ष भी है यहाँ पे, जिसपे माना जाता है कि हनुमान जी को लव और कुश ने बांध लिया था। दुर्गियाना टेम्पल के बाद आप गोविंदगढ़ फोर्ट विजिट कर सकते हैं। समय की कमी की वजह से मैं यहाँ विजिट नहीं कर पाया, पर मुझे पता लगा कि यहाँ पे अच्छे से घूमने के लिए आपको 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। इवनिंग में यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो भी रखा जाता है। फिर बारी है पंजाब स्टेट वॉर हीरोज मेमोरियल और म्यूजियम की। भारत की स्वाधीनता संग्राम हो या आज तक लड़े गए सारे जंग, पंजाब की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। जब मैं पंजाब कह रहा हूँ, मेरा एक ही मतलब है, यहाँ जन्मे और देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दिए हुए उन सभी वीर जवान, जिन्हें ये मेमोरियल और म्यूजियम समर्पित है। साल 2016 में खोला गया ये म्यूजियम अमृतसर और वाघा बॉर्डर के बीच स्थित है, जहां आते ही सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है दुनिया के सबसे लंबे या फिर कह सकते हैं सबसे ऊंचे तलवार के ऊपर। फिर आप देख सकते हैं कुछ फाइटर जेट्स और टैंक्स। यहाँ के 8 बहुत ही बड़े गैलरीज में आप अभी तक भारत के द्वारा लड़े गए सभी जंगों के बारे में और हमारे रियल हीरोज के हीरोइक्स के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। अपने पास इसके लिए 1.5 से 2 घंटे का समय जरूर रखें। अब चलते हैं अमृतसर से 12 किलोमीटर दूर राम तीरथ मंदिर, जो समर्पित है महर्षि वाल्मीकि जी को। इस विशाल परिसर में इस सरोवर के चारों तरफ बहुत सारे मंदिर हैं और सरोवर के बीचों बीच है महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर। ये वही जगह है जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था। ये वो जगह भी है जहाँ सीता माता ने लव और कुश को जन्म दिया था। अब चलते हैं आज के और इस ट्रिप के आखिरी जगह पे, जिसका नाम है साड्डा पिंड। साड्डा पिंड है एक कल्चरल विलेज जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ मिलता है एक मौका पंजाबी रूरल लाइफस्टाइल और कल्चर में झांकने का। यहाँ आप लोकल कलाकारों की कलाकृतियाँ खरीद सकते हैं, ट्रेडिशनल पंजाबी क्विजीन्स ट्राई कर सकते हैं, एक विलेज एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कई सारे एंटरटेनिंग एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं और मजेदार शोज भी देख सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।